बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि आरटीआई एक्ट 2005। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको पता है कि आप जो है गवर्नमेंट से सवाल पूछने का हक रखते हैं और गवर्नमेंट को उनका जवाब जो है देना ही पड़ेगा। तो इसी का बात करता है हमारा आरटीआई एक्ट, जो कि आया है आपका 2005 में। इस ईयर को आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्या कहता है हमारा आरटीआई, देखिए ये हर एक सिटीजन को एक लीगल राइट देता है कि वो पब्लिक ऑथोरिटीज यानी कि गवर्नमेंट जो जो ऑफिसर्स है उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो चलिए एक इसका वैलिड डेफिनेशन हम देखते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 गिव्स एवरी सिटीजन, अच्छा यहाँ पे एवरी सिटीजन की बात हो रही है इंक्लूडिंग एनआरआई, ठीक है। इसमें एनआरआई जो है वो इंक्लूड है। वो जो है लीगल राइट देता है एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑथोरिटीज, यानी कि आरटीआई जो है वो हर एक सिटीजन को इंक्लूडिंग एनआरआई को लीगल राइट देता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं पब्लिक ऑथोरिटीज से। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि कौन कौन नहीं मांग सकता है, ठीक है। देखिए एवरी सिटीजन तो आ गया, हम समझ गए, एनआरआई भी इस पे इंक्लूड है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है कि जो नहीं मांग सकते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं आपका कॉर्पोरेट, वो नहीं मांग सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आपका एनजीओ, उसके बाद कंपनी और ट्रस्ट नहीं मांग सकता है, और आपका आता है कोई भी लीगल एंटिटी, ठीक है। तो आखिर ये लोग क्यों नहीं मांग सकते। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सनल होना चाहिए इसको मांगने के लिए आरटीआई। कोई भी जो है लीगल एंटिटी नहीं चलेगी यहाँ पे, यानी कि कोई कंपनी का ऐसे नहीं बोल सकते कि एबीसी मान लीजिए कोई फाउंडेशन कंपनी है, वो अपने नाम पे जो है वो आरटीआई नहीं मांग सकती है, ये जो है इनवैलिड होगा। लेकिन हाँ अगर इसका कोई पर्सन है, एबीसी कंपनी का कोई पर्सन है, मान लीजिए राहुल नाम का कोई एक पर्सन है, तो ये अपने नाम पे जो है वो आरटीआई मांग सकता है, लेकिन एक कंपनी के नाम पे वो नहीं मांग सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसका सिंपल क्या हम डेफिनेशन क्या देखते सकते हैं, द राइट ऑफ सिटीजन टू आस्क द गवर्नमेंट क्वेश्चन एंड गेट आंसर, यानी कि सवाल पूछने का हक और जवाब पाने का अधिकार हर एक सिटीजन को है। तो क्या ये हमारे पास अधिकार आया कहाँ से, ठीक है। तो ये अधिकार हमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो हमारा आर्टिकल 19(1) सेक्शन 1 और सबसेक्शन ए में लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि अगर बोलने की आज़ादी है तो जानने की भी आज़ादी होनी चाहिए, ये आर्टिकल हमें ये कहता है। तो ये जो है आरटीआई ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव लेकर के आता है। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही को तय करता है, और रिड्यूस करप्शन करता है, और स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, ठीक है। तो आई होप इसका लीगल डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब देखते हैं जर्नी ऑफ आरटीआई। तो देखिए यहाँ जो आरटीआई है वो हमारे पास ऐसे ही नहीं आ गया, इसे बहुत लंबी जर्नी जो है वो तय करनी पड़ी। तो इसे एक स्टोरी की तरह हम समझते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम प्री 1990s, यानी कि 1990 से पहले की बात है। उस टाइम जो है 1923 में एक जो एक्ट चला करता था जिसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इसके तहत जो था, इसका मतलब था कि टोटल सीक्रेसी, यानी कि नो एक्सेस टू रिकॉर्ड, यानी कि आम आदमी को रिकॉर्ड देखने तक की परमिशन नहीं थी, इसमें टोटल सीक्रेसी था, ठीक है। उसके बाद हमारा आया 1990s में, जो कि MKSS मूवमेंट, ये कहाँ पे हुई, आपका राजस्थान में हुआ है, ठीक है। राजस्थान में इसका जो मूवमेंट चलाया गया है, और इसका फुल फॉर्म था मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये क्यों आया, वहाँ के जो लेबर्स थे वो डिमांड करते थे कि हमारा जो वेज है उसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यानी कि हमारा पैसा हमारा हिसाब। उन्होंने वेज की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी मांग की। तो उसके बाद फिर हमारे पास आया 2005 में, आखिरकार हमारा जो है आरटीआई एक्ट जो है वो जून में पास हुआ, ठीक है। और 12 अक्टूबर 2005 से ये जो है इफेक्टिव हो गया हमारे कंट्री में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 12 अक्टूबर 2005 से एरा ऑफ एम्पावरमेंट जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये इस डेट को अच्छे से याद करके रखना है। तो इसका गोल क्या था, एम्पावर करना सिटीजन को, फाइट करना करप्शन से, और इम्प्रूव करना हमारा जो है वो गवर्नेंस को, ठीक है। तो आई होप ये इसका जर्नी आपको अच्छे से क्लियर है। अब एक क्विज की बारी आती है। द आरटीआई एक्ट डिराइव्ड इट्स पावर फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट से हमारे पास आरटीआई का जो वो पावर हमें मिला। तो यस हमारे पास आया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, जो कि आर्टिकल 19 में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिफिनेशन दिया हुआ है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन F में। तो हम क्या क्या मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, तो इन्फॉर्मेशन यही बताता है कि हम गवर्नमेंट से क्या क्या मांग सकते हैं।
तो इसके मुताबिक है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। तो क्या क्या मांग सकते हैं हम? गवर्नमेंट से रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, ईमेल्स मांग सकते हैं, ओपिनियंस मांग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मांग सकते हैं, प्रेस रिलीज, कोई न्यूज़ है वो मांग सकते हैं, डेटा उनका मांग सकते हैं, मॉडल सैंपल्स में मांग सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है जो सड़क बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, तो उसका सैंपल हम मांग सकते हैं और हम एडवाइस भी मांग सकते हैं। तो इसको बहुत आपको अच्छे से याद करना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs आया हुआ है आपका नेट का इसी से, इन्फॉर्मेशन से, कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ तो प्रो टिप क्या आता है हमारा, इफ इट इज रिकॉर्डेड समवेयर इट इज इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज कहीं रिकॉर्ड है तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है और हम उसे जो है मांगने का अधिकार रखते हैं। तो आई होप इसका इन्फॉर्मेशन का अच्छे से आपको डिफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं हम पब्लिक ऑथोरिटी। तो पब्लिक ऑथोरिटी क्या होता है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन H में आता है। अब बात आती है कि आप जो है किससे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप RTI में उन सभी पर अप्लाई होता है जिन्हें हम पब्लिक ऑथोरिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है वो हर एक संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टेट लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बनाई गई हो, उसे हम पब्लिक ऑथोरिटी कहते हैं और उससे हम जो है इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार रखते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, मिनिस्ट्रीज आते हैं, जैसे कि आपकी रेलवे की मिनिस्ट्रीज हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज हो गई, इनसे PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आ गया आपका LIC, SBI, ONGC, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस से भी हम मांग सकते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी से भी हम मांग सकते हैं। और म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या हो गया, हमारे शहर का जो नगर निगम है, इन सब से हम जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और उन्हें देना भी पड़ेगा। तो अब बात आती है क्या हम NGO से भी मांग सकते हैं? तो यस, हम मांग सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर उस NGO को इफ सब्सटेंशियली फाइनेंस, ओन, कंट्रोल एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट देन दे मस्ट आंसर योर RTI। यानी कि अगर गवर्नमेंट फंड कर रहा है उस NGO को तो वो उसको आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। उस पर RTI जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं हम PIO और APIO का मतलब। देखिए PIO क्या होता है, जो कि सेक्शन 5 में आता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम किसे सबमिट करेंगे, तो हम सबमिट करते हैं PIO को, ठीक है। तो PIO का क्या काम होता है, वो आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है और इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर कोई इलिटरेट सिटीजन है लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको हेल्प करता है, ट्रांसफ़र करता है रॉन्ग एप्लीकेशन को और रिजेक्ट भी कर सकता है वो आपके एप्लीकेशन को विथ रीज़न, यानी कि उसको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों वो रिजेक्ट कर रहा है। और लेकिन इसके पास ये पावर होता है कि वो आपके एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ टाइम लिमिट्स है, 30 डेज नॉर्मली, 48 आवर्स लाइफ एंड लिबर्टी। यानी कि देखिए अगर आप जो है एप्लीकेशन डाल रहे कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए PIO को, PIO जो है 30 डेज का जो है वो आपको नॉर्मली टाइम लेगा। लेकिन अगर आपका बात आता है लाइफ एंड लिबर्टी का तो उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और API जो है वो पर्सनल लाइबल होता है अगर जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको डिले से देर से दे रहा है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब बात करते हैं API क्या होता है। तो API जो है वो असिस्टेंट होता है PIO का, ठीक है। तो वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में आता है। तो ये क्या क्या कर सकता है, आपको जो है रिसीव कर सकता है एप्लीकेशन एट लोअर लेवल से, आपको जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है और वो एप्लीकेशन को PIO को वो फॉरवर्ड कर देगा। इसके अलावा इसका और कोई भी जो है पावर नहीं होती, सिर्फ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है वो भी लोअर लेवल में और उस एप्लीकेशन को PIO को ट्रांसफर कर देगा। और अगर इसका टाइम लिमिट देख लीजिए कि अगर आपके केस में APIO इंक्लूड है तो वहाँ मतलब 5 डेज जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी, यानी कि टोटल आपको 35 डेज लग सकता है इन्फॉर्मेशन मिलने में, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि PIO क्या होता है, API क्या होता है। इसके जो है आपके फीचर्स जो है आपको याद करके रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं नेट के, और आपसे ग्रेजुएशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आंसर के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है क्विज की। If the requested information concerns a person's life and liberty, the PIO is legally mandated to respond within 48 hours. Yes, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि अगर लाइफ और लिबर्टी की बात आती है तो PIO को आप जो है 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो है वो जवाब देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि RTI का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले ही बात करते हैं कि हम यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं एप्लीकेशन जो आप लिख रहे हैं तो उसको ड्राफ्ट करना है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि आप इंग्लिश, हिंदी और अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। रूल क्या है, इफ़ इलिटरेट PIO मस्ट असिस्ट इन राइटिंग, है कि अगर कोई जो सिटीजन है वो मांग रहा है इन्फॉर्मेशन लेकिन वो इलिटरेट है तो PIO की ड्यूटी है कि उसका जो हेल्प करे एप्लीकेशन लिखने में। और वहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या आता है, ऐड डिटेल्स, प्रोवाइड योर नेम, एड्रेस एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन डिटेल, यानी कि आपको वहाँ पे डिटेल अपना डालना है कि अपना नाम डालना है,
अपना एड्रेस डालना है और आपको इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स डालना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आप जो है वो मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, इसका आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाई नो रीजन रिक्वायर्ड टू आस्क, यानी कि आप वो इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या मांग रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं और कौन सा डिटेल मांग रहे हैं वो आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन का फीस क्या क्या होता है वो आप देख लीजिए, ये आपसे यहाँ से आपका PYQs आया हुआ है। ठीक है, तो 10 रुपए का जो है आपका एप्लीकेशन फीस लगती है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है 2 रुपए पर पेज के लिए और पेमेंट का मोड क्या हो सकता है, कैश, IPO, DD, ऑनलाइन से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तो आपको जो है 0 रुपये यानी कि फीस जो है वो आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ है, ये था आपका प्रोसेस। और एक ट्रांसफर रूल आता है जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में आता है, फाइल टू द रॉन्ग डिपार्टमेंट दे मस्ट ट्रांसफर इट विद इन 5 डेज, यानी कि अगर आपने गलती से गलत डिपार्टमेंट में जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर दिया है तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो 5 दिन के अंदर उसको सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करे। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं हम कुछ सिक्योरिटीज की। यहाँ पे देखिए, RTI का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको हर एक चीज जो है वो पब्लिक कर देगी। कुछ ऐसी जानकारी होती है जो कि सुरक्षा के लिए एक तिजोरी में बंद होता है, जैसे कि ये तिजोरी में बंद है उसी तरह के वहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो तिजोरी में बंद होते हैं। तो क्या क्या जो है गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन रिलेशन। तो ये इसमें क्या आता है कि वो बातें जो देश की सुरक्षा या दूसरे देश या फिर दूसरे देश की हमारे रिश्तों से बुरा असर डाले, उन सब सिक्योरिटीज को हम जो है वो लॉकर में बंद करके रखते हैं, पब्लिकली नहीं देते हैं। कोई जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात आ जाए, यानी कि देश की एकता से जुड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, कोई ट्रेड सीक्रेट्स हो, यानी कि किसी कंपनी की बिजनेस जो है वो सीक्रेट हो, कैबिनेट पेपर हो, फॉरेन रिलेशन की बात हो, कोर्ट जो जिस इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो मतलब क्लियरली बता दे कि इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिकली नहीं हो सकती है, या फिर पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है तिजोरी में बंद करके रखता है गवर्नमेंट, वो नहीं देता है। इन सब ये 7 जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आपका सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में आपका आता है द अल्टीमेट एक्सेप्शन। ये कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पब्लिक इंटरेस्ट उस इंफॉर्मेशन को छुपाने के नुकसान से बड़ा है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी, चाहे वो आपको तिजोरी में बंद करके रखे तो भी आपको देनी पड़ेगी। तो क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट? तो देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, वो फायदा जो पूरी पब्लिक को होगा, जैसे किसी बड़े करप्शन का खुलासा होना, तो वो अगर ज्यादा बड़ा है। पोटेंशियल हार्म क्या होता है, वो नुकसान जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से हो सकता है, जैसे किसी कंपनी की कोई सीक्रेट फॉर्मूला लीक हो जाए। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा बड़ा है पोटेंशियल हार्म से, तो वो जो है हिडन जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है कि क्या क्या जो है डिस्क्लोज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं और कौन कौन केसेस में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक 20 ईयर रूल आता है। तो ये क्या कहता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो 20 साल से ज्यादा पुरानी है उसे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। इंफॉर्मेशन ओल्डर देन 20 ईयर मस्ट बी डिस्क्लोज। पर्पस क्या होता है इसका, प्रमोट हिस्टोरिकल ट्रांसपेरेंसी, यानी इसका मकसद है हिस्टोरिकल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, ताकि आने वाले जो भी हमारे जनरेशन है वो हमारे हिस्ट्री को जान सके। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है, कि एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन, रिकॉर्ड स्टिल स्टे लॉग्ड इफ दे रिलेट टू नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और हाईली सेंसिटिव मैटर। अगर बात आती है देश की सुरक्षा की, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, या फिर बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव मैटर है, तो वो 20 साल के बाद भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ आता है आपका नॉलेज चेक। एन एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड लीगल रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट। तो क्या ये सही है या गलत, यानी कि अगर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो क्या हमें ये बताने की जरूरत है कि हम क्यों मांग रहे हैं वो एप्लीकेशन? जी नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 6 कहता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों मांग रहे हैं। You only need to provide contact details so they can send you the information, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है ताकि वो आपको आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सके। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर है। अब बात करते हैं हम RTI अपील लैडर की, यानी कि हम एप्लीकेशन किसे देते हैं। अगर हम एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है उससे खुश नहीं है तो हम कहाँ कहाँ जा करके वो अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हम जो एप्लीकेशन वो है देंगे PIO को,
और इंतज़ार करेंगे 30 दिन तक का। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया या फिर वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आया तो गलत इन्फॉर्मेशन आया, तो हम फिर ऊपर सीढ़ी जो है वो चढ़ेंगे, यानी कि टाइम टू क्लेम, यानी कि ये जो बंदा है अब जाएगा फर्स्ट अपील में। फर्स्ट अपील क्या कहता है, जैसे कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में आता है, तो किसे हम देते हैं फर्स्ट अपील, तो उसी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उसे ही हम फर्स्ट अपील देते हैं। फाइल विद इन 30 डेज ऑफ द पीआईओ डिसीजन फेलर, यानी कि पीआईओ का डिसीजन जो है फेल हो गया, मुझे पसंद नहीं आया या फिर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसके फिर 30 डेज के विद इन हम जो है सीनियर ऑफिसर को फर्स्ट अपील देते हैं। अगर वहां से भी आपको रिप्लाई पसंद नहीं आया तो फिर आप ऊपर एक और सीढ़ी चढ़ते हैं, जाते हैं सेकंड अपील के पास, जो कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 13 में आता है। फिर वो सेकंड अपील हम किसे देते हैं, हम देते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन को। ये स्टेट और सेंट्रल में होते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन, और फाइल करते हैं हम विद इन 90 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन जो है सेकंड अपील को, सेकंड अपील यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन को जो है सबमिट करते हैं। और इसके पास पावर होती है, द कमीशन कैन ऑर्डर मैंडेटरी डिस्क्लोजर, यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को मैंडेटरी डिस्क्लोजर का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जो प्रोसेस है इसको अच्छे से थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। अब हम बात करते हैं कि अपील और कंप्लेन के बीच में डिफरेंस क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं इससे आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। तो देखिए, अपील जो है सेक्शन 19 में आती है, और ये पहली बात अगेंस्ट अ डिसीजन होती है, यानी जब आपने प्रोसेस मान लीजिए फॉलो किया लेकिन आपको उसका रिजल्ट पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे आप अपील देते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिगर होती है, पहली बात कि अगर मान लीजिए आपको पीआईओ जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया, या फिर गिव पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, या आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया, या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपको जो थोड़ा है ना प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वे यू वेंट थ्रू द प्रोसेस बट यू डोंट लाइक द रिजल्ट, यानी कि आपको आपने जो प्रोसेस फॉलो किया लेकिन आपको रिजल्ट पसंद नहीं आया, तो आप जो है थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको पीआईओ को देना पड़ेगा, जाकर के सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको पीआईओ का जो रिजल्ट है उससे आपको पसंद नहीं आया तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जाइएगा। अगर उसका भी आपको रिजल्ट पसंद नहीं आया है तो फिर आप कमीशन के पास डायरेक्ट जा करके इसका जो है अपील कर सकते हैं कि मुझे जो है इसका डिसीजन पसंद नहीं आया, जो इसका रिजल्ट पसंद नहीं आया जो भी मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं कंप्लेन क्या होता है, जो कि सेक्शन 18 में आता है। अगेंस्ट द प्रोसेस, ये आपके प्रोसेस के अगेंस्ट होता है, यानी कि देखिए जब सिस्टम ने आपका साथ ही नहीं दिया, या फिर बात डिसीजन की यहाँ पे नहीं होती है, काम करने के तरीके की होते हैं। यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो उसने ही आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नो पीआईओ वाज इवन अपॉइंटेड, पीआईओ ही अपॉइंट नहीं हुआ, या फिर रिफ्यूज कर दिया पीआईओ ने आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से, या फिर आपसे अनरिजनेबल फीस मांग लिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर आपको डायरेक्टली इग्नोर ही कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये कंप्लेन में आपका आता है। और अब कंप्लेन डायरेक्ट जाकर के इन्फॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पीआईओ और सीनियर ऑफिसर जो है वो कट हो जाते हैं, डायरेक्ट आप जो है एकदम हेड पे इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाकर के अपना कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने जो है एप्लीकेशन दिया है पीआईओ को, लेकिन मुझे वो है रिफ्यूज़ कर दिया है, या फिर मेरा एप्लीकेशन अपॉइंट नहीं किया है, या फिर मुझसे ज़्यादा पैसे मांगे हैं, जाकर के आप कंप्लेन अपना दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब आता है हमारा आरटीआई का अल्टीमेट चीट शीट। तो हम क्या क्या इसमें पढ़ चुके हैं, देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन F क्या कहता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन इसका मतलब कोई भी जो रिकॉर्डेड मटेरियल में है उन सब इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। सेक्शन 2H क्या कहता है, हमें पब्लिक ऑथोरिटी कहता है, वो बॉडीज जिन पर आरटीआई अप्लाई होती है, जिसमें स्टेट फाइनेंस एनजीओ भी शामिल होती है। ठीक है, सेक्शन 5 क्या कहता है, हमारा पीआईओ का डेफिनेशन बताता है। वो पीआईओ जो है 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, और अगर लाइफ और लिबर्टी की बात आती है तो वहाँ पे 48 आवर्स के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा पीआईओ से। सेक्शन 6 क्या कहता है, हमारा एप्लीकेशन के बारे में कहता है कि आपको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, आपका एग्जाम्पशन कहता है वो बातें जो छुपाई जा सकती है, मगर अगर पब्लिक इंटरेस्ट जीत जाए तो वो भी दिखाना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, और सेक्शन 20 क्या कहता है, द पेनल्टी इफ पीआईओ डिलाइज फाइन ऑफ ₹250 पर डे अप टू मैक्सिमम 25,000, यानी कि पीआईओ जो है वो डिले करता है आपका इन्फॉर्मेशन देने में तो उसको फाइन लगेगी 250 रुपया पर दिन का, लेकिन अगर वो मैक्सिमम जो है वो 25,000 तक जा सकती है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक जो है आरटीआई की आपको अच्छे से समझा दिया, जो कि और आपका जो है पीवाईक्यूज के साथ कि कहाँ कहाँ से आपको पीवाईक्यूज जो है वो बनते हैं। प्लस जो ग्रेजुएशन वालों के लिए और यूजीसी नेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अपने एग्जाम के लिए।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट में वो भी बताइएगा। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है कमेंट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी जो है वो पिन कर दूंगी, आप उससे जो है पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।